हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एट्थ क्लास ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर खनिज और शक्ति। तो हम इसमें देखेंगे खनिज और शक्ति के संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ाना शुरू करेंगे, बाकी ऊपर की कहानियाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं प्रकृति रूपों में प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक व संगठन हो वह खनिज कहलाता है। तो पहला ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतनी इजी लैंग्वेज में बस एनसीईआरटी बता सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। तो मतलब सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे भारत में ऊपर पर्वत है, फिर मैदान है, फिर पठार है। इस साइड में पूर्व साइड में देख सकते हैं कितनी बारिश होती है, और पश्चिम में देखते हैं कि थार है, रेगिस्तान है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो खनिज मिलते हैं उसे अधिकतम पठारी क्षेत्रों में मिलते मिलते हैं, क्योंकि पठारी क्षेत्र जो है ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में कि जितने भी खनिज आते हैं निकलते हैं ज़मीन से ही निकलते हैं, ज़मीन के अंदर से भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा। ज्वालामुखी या भूकंप के कारण ही भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा ही जो पदार्थ हैं, जो खनिज है वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये होता है। तो जो हमारा पठारी मैदान है वो बहुत साल पहले लगभग ये ज्वालामुखी के कारण ही बना हुआ है। तो जितने भी लगभग अत्यधिक खनिज मिलते हैं वो सब पठारी क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए समान रूप से वितरण भी नहीं है सभी क्षेत्रों में। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे कोई और पदार्थ है, कहीं पे कोई और पदार्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित है। तो मतलब आप सेल के बारे में तो जानते ही हैं। तो किसी विशेष भूपर्पटीय सेलों में तो संकेंद्रित है, मतलब एक जगह एकत्रित है। ठीक है, कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आसानी से अभिगम्य नहीं है, मतलब आसानी से निकालना, उन्हें खोदना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे कि आर्कटिक महासागर बहुत ही गहरा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और संस्तर और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो वहाँ पे भी रहना और वहाँ पे खुदाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। तो मतलब सबका अलग अलग भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं और सबकी अलग अलग एक अपनी पहचान होती है। ठीक है, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। तो जिनमें मानव का हस्तक्षेप ना हो वही वह उस टाइम पे ही ये निर्मित होते हैं। ठीक है, वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, धात्विक कठोरता और रासायनिक गुणों के विशेषता के कारण पहचाने जाते हैं। उनकी पहचान क्या है? उनके गुण, रंग, धात्विक कठोरता। ठीक है, आगे देखते हैं। खनिज के प्रकार। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, जिसमें से धात्विक दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, खनिज के प्रकार। पृथ्वी पर 3,000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। तो हम लोगों ने अब तक लगभग 3,000 खनिज पृथ्वी पे अनुमान किया है कितने खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इनकी संरचना के आधार पर दो भागों में इनको विभक्त किया गया है, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, ये थोड़ा साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं। पहले देखते हैं सेल किसे कहते हैं। सेल की परिभाषा क्या है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह सेल कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अयस्क किसे कहते हैं। सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। यद्यपि 2,800 से अधिक खनिज की पहचान की जा गई है। ठीक है, की जा चुकी है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क ही खनिज समझे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए धात्विक। धात्विक क्या होता है? खनिजों में वे धातु कच्चे रूपों में पाए जाते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं, वे ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं। तो धातु की क्या परिभाषा है? जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, और जिनमें द्वित्व या चमक की विशेषता हो, मतलब इनमें तन्यता हो, कठोरता हो और उनमें चमक हो एक। ठीक है, तो वो धातु कहलाते हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीशियम अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिजों और लौह अथवा अलौह हो सकता है। लौह मतलब धात्विक खनिज लौह और अलौह दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं लौह खनिज किसे कहते हैं। लौह खनिज जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज
खनिज में लोहा नहीं पाया जाता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे कि सोना, चांदी, तांबा या सीसा पाया जाता है। ठीक है, तो ये धात्विक है। आप लौह और अलौह समझ सकते हैं, ये दोनों धातु हैं। ठीक है, अब देखते हैं अधात्विक। अब अधात्विक किसे कहते हैं, एक बार हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि लोहा, लौह अयस्क में क्या है, लौह अयस्क में क्या क्या है, खनिज है। ठीक है, जैसे कि अयस्क, मैग्नीशियम और क्रोमाइट में, जिसमें लोहा स्थापित हो। ठीक है, अलौह किसे कहते हैं, वो धातु है जिनमें सोना, चांदी, तांबा और सीसा उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे लौह और अलौह को। ठीक है, अब आगे देखते हैं अधात्विक किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, आभ्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण हैं। ठीक है, जिनमें धातु नहीं पाई जाती। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम में भी अधिक अधात्विक खनिज होते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या अखनन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। अब खनिजों को कहाँ खनन के द्वारा, खनन मतलब खोद के, प्रवेदन मतलब छेद करके। ठीक है, और अखनन करके मतलब खोद के ही। ठीक है, उसके बारे में इतनी अच्छे से नहीं पता है। आगे देखते हैं। खनिज का निष्कासन कितनी विधियों द्वारा होता है। पहला खनन करके, दूसरा प्रवेदन करके, तीसरा अखनन। ठीक है, अब देखते हैं विस्तृत खनन और कूपिक खनन। तो चलिए अब पढ़ते हैं, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया था, खनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी खासकर यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के अंदर सैलों में दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज जो हम गहराई से स्थित हुए पृष्ठ स्तर को हटाकर निकालते हैं उन्हें हम पृष्ठीय खनन कहते हैं। तो जो ऊपर के पृष्ठ को हटा देते हैं उसके बाद निकालते हैं उन्हें हम पृष्ठीय खनन कहते हैं। ठीक है, गहन वेधन या जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए गए हैं। कूपक मतलब अधिक गहराई में निकालने के लिए। ठीक है, इसे कूपक खनन कहते हैं। पेट्रोलियम भी इसी खनन से निकाला जाता है, कूपक के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाई जाती है, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इन्हें प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा निकालना जाता है, खोद कर निकाला जाता है, उसे अखनन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिन्हें खुदाई करके नहीं, बस कूपक द्वारा छेद करके, ठीक है, एक पाइप के द्वारा निकाला जाता है, उन्हें हम अखनन कहते हैं। ठीक है, खनिजों का वितरण। अब ये थोड़ा देख लेते हैं, साइड में कुछ है क्या आप जानते हैं। आप सैलों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से तांबा है, क्योंकि तांबा सैल का रंग नीला प्रतीत होता है। तो तांबा तो हम देख के बता ही सकते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो धातु होते हैं ना, उनको हम रंग से भी पहचान सकते हैं कि किस रंग के हैं और कौन से धातु है। ठीक है, अब देखते हैं खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेल पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों, आग्नेय और कायांतरित सेलों समूहों जिनमें विशाल पठार निर्मित होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें विशाल पठार में ही सब निर्मित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ऑटेरिया कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा के निक्षेप और क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। तो किस किस शैलों में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं, आप लोग से नोट कर लीजिएगा। धात्विक खनिजों के आग्नेय और कायांतरित शैलों में समूह जिसमें विशाल पठारों में निर्मित होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें पठार में मिलती है, हम पहले ही बता चुके हैं, में पाए जाते हैं। स्वीडन में लौह अयस्क, ठीक है, तो स्वीडन में लौह अयस्क मिलता है, नोट कर लीजिए। और कनाडा में तांबा निकिल के निक्षेप पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में लोहा और निकिल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय कायांतरित शैलों में पाई जाती हैं। तो इससे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वाले खनिजों के उदाहरण हैं मैदान में नवीन वलित
पर्वत अवसादी शैलों और समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। नवीन वलित पर्वत क्या होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बता दिया। हमारे यहाँ नवीन वलित पर्वत क्या हैं, जो अभी नए नए बने हैं, ठीक है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का जो भी पर्वत है वो सब नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। फ्रांस के काकेकस प्रदेशों में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया के यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया में फास्फेट फास्फेट संस्तर के कुछ उदाहरण हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए कितने धातु कहाँ पे हैं और अधातु कहाँ पे है। तो अधातु लगभग पर्वत वाले क्षेत्रों पे ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे चूना पत्थर हुआ और जो मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलेंगी, ठीक है। और जितने भी धातु हैं वो सब पठारी क्षेत्रों में मिलेंगे। तो ये चीज़ें भी हम नोट कर लीजिएगा। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और अवसादी स्तर में मतलब ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया धातु। धातु कहाँ मिलेंगे, धातु मिलेंगे हमें पठारी क्षेत्रों में। कहाँ मिलेंगे, पठारी में, पठारों में। और पेट्रोलियम, मैग्नीशियम, ये सब मिलेंगे हमें ज़मीन के अंदर, ठीक है, अवसादी शैलों में। और वो अधातु कहाँ मिलेंगे हमें, पर्वतों पे। कहाँ पे, पर्वतों पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो ये मैप है, इसमें बताया गया है कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिले हैं। तो लोहा वाला ये है, तांबा वाला ये है, बॉक्साइट ये है। तो देखते हैं लोहा कहाँ कहाँ मिलता है। हमारे भारत में लोहा यहाँ मिलता है लगभग झारखंड के साइड, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साइड हमें लोहा मिल जाता है। और बॉक्साइट भी यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। और कोयला यहाँ पे भी देखिए, कर्नाटक साइड में, गोवा के साइड में भी वहाँ पे हमें लोहा मिल जाता है। यहाँ पे लोहा रूस में मिल जाता है, ठीक है। और ब्राज़ील में आप देख ले सकते हैं आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। यूक्रेन में देखिए क्या क्या मिल रहा है, यूक्रेन में बॉक्साइट मिल जाएगा, ठीक है। और लोह के आयस्क कहाँ कहाँ है, अमेरिका में देख लीजिए लोह के आयस्क बहुत बड़े भंडार में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में लोह आयस्क कहाँ है, ठीक है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। विश्व लौह तांबे और बॉक्साइट का वितरण, ठीक है। अब देखते हैं एशिया में। तो अब एशिया में देखते हैं कहाँ पे क्या क्या है। एशिया में चीन, भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। तो हमारे पास चीन और भारत के पास, मतलब हमारे पास और चीन के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पठारी क्षेत्र है और जो चीन का तिब्बती पठारी क्षेत्र है, ये दोनों लौह से भरपूर हैं, क्योंकि ये सब ज्वालामुखी के उपरांत बने हुए हैं, ठीक है। और ये पठारी हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पाद करता है, ठीक है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी तीन उत्पादक देश हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ नोट मत करिए, आप बस समझ लीजिए कि कहाँ पे क्या कैसे है, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम नोट कर नहीं कर सकते। इतनी सारी चीज़ें नोट करेंगे तो सभी बुक की तरह हो जाएगी। बस आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। चीन सीमा एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। तो ये चीन कहाँ कहाँ उत्पादन है ये देख लीजिए, ठीक है। एशिया में मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। चलिए अब देखते हैं यूरोप में। यूरोप में क्या क्या, एशिया का हम लोगों ने देख लिया, अब यूरोप में देखते हैं क्या क्या है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। मतलब यूरोप में भी लौह अयस्क मिलता है। रूस के यूक्रेन, सूडान और फ्रांस में लौह अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। मतलब अब तक एशिया में देख लिया कहाँ कहाँ क्या है, अब हम देखेंगे यूरोप में कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम, निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्व यूरोप में और यूरोपीय रूसी में पाए जाते हैं, ठीक है। यूरोप और रूसी में पाए जाते हैं। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप तीन क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पहला है ग्रेट लेक के उत्तर में, कनाडियन और सील्ड प्रदेशों में, अपलेशियन प्रदेशों में, ठीक है। और पश्चिमी पश्चिमी की पर्वत श्रृंखलाओं में लौह अयस्क और निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा खनिज खनन कनाडियन। देखिए इसमें क्या अलग मिल गया इन्हें, इसमें मिला हमें अलग सोना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पहला देख सकते हैं कोयला, ठीक है। इस मैप में इसमें कोयला और खनिज तेल कहाँ कहाँ पे है। तो हमारे भारत में कोयला का पश्चिमी बंगाल के आसपास छत्तीसगढ़ में हमें कोयला मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, कोयला हमें मिल जाता है इस समय पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए खनिज तेल, ये हमें कहाँ मिल जाएंगे, हमें गुजरात में मिल जाएंगे, ठीक है। और कहाँ मिल जाएंगे, हमें पश्चिमी बंगाल में मिल जाएंगे, ठीक है, खाड़ी क्षेत्रों में। और ये देख लीजिए हमें अफ्रीका में यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है,
ठीक है। और ये देख लीजिए रूस में कहाँ पे बहुत बड़े भागों में कोयला है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत बड़े भागों में कोयला है, उत्तरी अमेरिका में बहुत बड़े भागों में कोयला है। लेकिन खनिज तेल सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं यहाँ इस क्षेत्रों में खनिज तेल मिलते हैं, देख लीजिए सऊदी अरबिया के आसपास, ठीक है, इस क्षेत्रों में हमें खनिज तेल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। सील्ड प्रदेशों में और कोयले में अपलेसिन, ये ऊपर ही है, ऊपर वाले से, ठीक है, प्रदेश में मिलता है। दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका में ही ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये सील्ड प्रदेशों में बता रहा है। सील्ड प्रदेशों में और कोयले के अल्पेशियन प्रदेशों में पश्चिमी कार्डिलोरा में तांबा, सीसा, जस्ता और सोना आदि चांदी जैसे निक्षेप मिलते हैं, विशाल निक्षेप मिलते हैं इसके, ठीक है। वो आगे देखते हैं। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में, ठीक है। ब्राज़ील विश्व के उच्चतम कोटि के लौह अयस्क सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ब्राज़ील में सबसे उच्चतम कोटि के लौह अयस्क मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट मत करिएगा, आप ये मत सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें में दिया हुआ सब नोट कर लेंगे, नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम अलग से इस चीज़ को पर्टिकुलर पढ़ेंगे ना, इसमें बस आप समझिए कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है तो हम बता दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मत पूरी बुक मत नोट करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। जब ज्योग्राफी के पूरे विशाल बुक पढ़ेंगे तो इसमें एक अलग से हम पूरा ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, इसमें पूरा अलग से कहाँ पे कौन से खनन होते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, भू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें बस आप समझिए, अपना एक नॉलेज विकसित करिए पे कहाँ पे, समझ लीजिए कि पठारों पे क्या मिलता है, पर्वतीय में और मैदान में क्या मिलता है, बस यही तीन चीज़ समझिए, ठीक है। बाकी चीज़ आप बस पढ़ते चलिए, सुनते चलिए, कोई इसमें उतनी खास चीज़ नहीं है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अभी आप बस पढ़िए और समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़, जैसे एनसीईआरटी के मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या करें, एनसीईआरटी की नोट्स बना लें। एनसीईआरटी की नोट्स क्यों बनाओगे भाई? ये कोई प्रॉपर चीज़ें तो थोड़ी मिलती हैं। एनसीईआरटी देखो, अभी जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली तो मुझे लगा कि यार बहुत सारी नॉलेज मिल गई, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद जब मैंने रेफरेंस बुक पढ़ी तो यार लगता है कि अब अभी लगने लगा है कि यार एनसीईआरटी बिल्कुल ही कुछ नहीं है, एकदम बहुत छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके बाद रेफरेंस बुक से भी सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं, उसके बाद भी कुछ हमें इंटरनेट से कुछ अलग सी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है, सारी चीज़ें हमें बुक से नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो बस हम बस एक नॉलेज विकसित कर सकते हैं एनसीईआरटी से, कि हमारा एक नॉलेज विकसित हो जाए, हम अपना मतलब माइंड को सोचने की एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कोई प्रॉपर बुक नहीं है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली और हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी के लिए बस एनसीईआरटी पढ़ लो सब कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें समझाना एक बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट हाँ, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस बुक कोई ना कोई महेश कुमार बनवाल पढ़ लो, ठीक है, या माजिद हुसैन पढ़ लो, ये ज़रूरी है। बिना रेफरेंस बुक पढ़े आपकी ये ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने पढ़ के देख लिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप बस सिर्फ एक सुनते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप रेफरेंस बुक से अगर दिल करे तो बना लीजिएगा, वैसे ज़रूरी नहीं है, वैसे हम नोट्स की, ठीक है। देखते हैं। रूस और पेरू में तांबे की अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बेलीविलिया बेलीविया विश्व के टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता और क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनियम, मतलब जितने भी धातु कीमती वो सब यहीं पे मिलते हैं। एस्बेस्टियम और हीरा जैसे विशाल निक्षेप हैं, ठीक है। खनिज के तेल वेनेजुएला और अर्जेंटीना में, ठीक है, और लीची के रूप में कोलंबिया में पाया जाता है। अब अफ्रीका के बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ है, देख लेते हैं। हीरा, हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा है, ठीक है। विश्व के प्राचीनतम शैलों एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात है। मतलब सोचिए कि इतना ज़्यादा, 400 करोड़ साल पुराना है नीला हीरा, ठीक है। अब देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है, मतलब अफ्रीका में, क्योंकि ये लगभग पूरा अफ्रीका ज्वालामुखी से बना है, तो यहाँ पे बहुत सारी खनिज चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जिप्सम जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का सबसे बड़ा उत्पादक भाग है। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूक्रेन, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं, ठीक है। तेल, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है तेल?
अफ्रीका में तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाइजीरिया में पाया जाता है, ठीक है, लीबिया में पाया जाता है और अंगोला में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो छोटी छोटी डाटे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ये सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकल के अग्रणी उत्पादन, मतलब इसमें भी मिलते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। यह तांबा, सीमा, जस्ता और मैग्नीशियम में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालगुरली और कुलागार्डी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो यहाँ पे भी इतनी चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अंटार्कटिका में, देख लेते हैं क्या क्या है। विभिन्न खनिज निक्षेपों और पूर्वानुमानों से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ़ है कि यहाँ पे अभी खोद के उतना ज़्यादा पता नहीं चला है, तो हम बस अनुमान लगा सकते हैं। कुछ संभवतः विशेष विशाल के लिए अंटार्कटिका का भू वैज्ञानिक पर्यारूपण से सुप्रसिद्ध ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के कुछ महत्वपूर्ण मात्रा है निक्षेप के पूर्वानुमान किए गए हैं। लौह अयस्क और सोना चांदी के और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ अनुमान लगाया गया, यहाँ पे भी मिली नहीं है कुछ, यहाँ पे खुदाई नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वहाँ पे खुदाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। खनिजों के उपयोग, अब देखिए हम खनिजों का उपयोग क्या क्या कर लेते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिजों प्रायः कठोर होते हैं, इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलों में जड़ा जाता है। तांबा और एक अन्य धातु जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रयुक्त किया जाता है। कंप्यूटर उपयोगों में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन, क्वार्ट्ज से प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे जिसे उसके अयस्क और बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ों में, बोतलबंदी उद्योगों, भवनों के निर्माणों और रसोइयों के बर्तन में किया जाता है, ठीक है। स्टील का उपयोग, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों में हमें धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हम कार्य, मतलब जितनी चीज़ें हमें संसाधन के रूप में मिलती हैं, सारी चीज़ें धातु से ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। धातु और अधातु को मिलकर ही हमारे संसाधन का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें। अब खनिजों का संरक्षण करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर खनिजों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आज चीज़ें जो हमें मिल रही हैं हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी, ठीक है। देखते हैं खनिज अनवीकरणीय संसाधन, मतलब इनको फिर से नहीं बनाया जा सकता। नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन हम लोगों ने हमने पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। इन्हें बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और यह मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण का दर बहुत ही धीमी गति से चलता है, ठीक है। मतलब हम लोगों का मतलब उम्र कितनी है, हम लोग कितना जी लेते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग जिएंगे तो 60 साल, 70 साल या 100 साल, लेकिन ये हज़ारों वर्ष तक हज़ारों वर्ष में कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही हमारे जीवन से बहुत ही काफ़ी लंबे टाइम तक बनता है, ठीक है। तो ये हम हमारे उपयोग के लिए हमें इसको बचा के रखना चाहिए, ठीक है। और खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है, ठीक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एवं अन्य तरीका है, मतलब जिससे खनिज और संसाधनों का संरक्षित किया जा सकता है। मतलब इनको बनने का अगर ये इनका उपयोग कर रहे हैं तो इन्हें पुनः बनने का हमें समय देना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये चक्रण है, इसमें देखिए क्या ये बता रहा है। देखिए पहले पुनः प्रयोग करने के लिए बता रहा है, इसका पुनर्चक्रण कैसे, खनिजों का कम प्रयोग करें, ठीक है। इन्हें फिर से पुनर्चक्रण, फिर बनने के लिए पूरा टाइम दें हम, ठीक है। इन्हें बनने के लिए फिर से हम पूरा टाइम दें। अब आगे देखते हैं शक्ति संसाधन के बारे में। जो संसाधन है उसकी शक्ति क्या है, ठीक है। तो ये कहानी है, हम यहाँ से देखते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ लिए तो पूरी कहानी है, इसमें बताने ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ देखते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊर्जा संसाधनों में विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम आप पढ़ रहे हैं तो ये भी किसी ऊर्जा से ही चल रहा है फ़ोन, ठीक है। हम सारी सारी चीज़ें जितने भी हम काम कर रहे हैं सब चीज़ ऊर्जा पे, किसी ना किसी ऊर्जा पे डिपेंड है, ठीक है।
परंपरागत स्रोत। अब देखिए परंपरागत स्रोत क्या है। परंपरागत स्रोत का मतलब क्या होता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे लंबे समय से सामान्य उपयोगों के लिए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। अब ईंधन क्या क्या है। ईंधन क्या है, जिसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई प्राचीनतम और 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होता है। अभी देखिए हमारे अब ईंधन क्या है। खाना पकाने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत होती है, जिसके रूप में हम क्या क्या लकड़ियों को जला के ऊर्जा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पेट्रोल को जला के, गैस को जला के, डीजल को जला के, केरोसिन को जला के। तो हमें मतलब ऊष्मा चाहिए और खाना पकाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम ईंधन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ईंधन। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हम समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। खनिज तेल के बारे में। ये खनिज तेल है और ये प्राकृतिक गैस है। तो इसमें लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है। खनिज तेल में लाभ क्या है, आसानी से परिवहन, ठीक है। परिवहन के लिए खनिज तेल का हमें बहुत ही लाभ होता है, ठीक है। पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है। अब इसमें हानि क्या क्या है। तेल तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षरण, मतलब इसके धुएं से ऑक्सीजन का अवक्षरण होता है, ठीक है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अल्प वर्षा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करने से वर्षा बहुत कम होने लगी है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, इन्हें फिर से बनाना आसान नहीं है, ठीक है। अब इससे लाभ क्या क्या है, प्राकृतिक गैस का क्या लाभ है। ये तो तेल का था, अब प्राकृतिक गैस का लाभ देखिए। आसानी से परिवहनीय है। पर मतलब इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं, ये परिवहन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, मतलब ये कार्बन बहुत कम निकालता है, ठीक है। तेल से सस्ता भी है। सस्ता वस्ता कुछ नहीं है, अभी इतना आया नहीं तो इसलिए सस्ता बता रहे हैं। और जैसे परंपरागत स्रोत, ठीक है। आप देखिए ईंधन से, अब ईंधन में क्या क्या लाभ और हानि ईंधन का, ठीक है। सुप्राय मतलब आसानी से मिल जाता है। बहुसंख्यक लोगों का ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत सारे लोग इसका इस पे अभी निर्भर हैं, ठीक है। अब इसके हानि क्या क्या है। संग्रहण में अधिक समय लगता है, इसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। प्रदूषण फैलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है, धुआं इसमें बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। और हरित गृह प्रभाव में वृक्ष, तो हम लोगों ने पेड़ों को काट के सारी चीज़ें आगे लगा रहे हैं, तो पेड़ भी कहीं ना कहीं कमी हो रहे हैं, ठीक है। और निर्वनीकरण, मतलब इनको फिर से हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब इनका लाभ क्या है, कोयले का विस्तृत रूप से उपलब्ध है, ये बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, तो हमें विद्युत पैदा करने के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है। अब इसका क्या है, प्रदूषण का स्रोत है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता है, ठीक है। परिवहन के लिए भारी है, ये बहुत परिवहन के लिए इसका उपयोग करना बहुत ही भारी, मतलब बहुत ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिए कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। पहले प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त था, बट ये चीज़ें हैं जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं जल विद्युत के बारे में, ठीक है। अब जल विद्युत क्या क्या है, इसमें जल विद्युत में लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है। पहला है प्रदूषण मुक्त है, ये ठीक है। सिंचाई से मत्स्यन का बढ़ावा होता है, ठीक है, और सस्ता भी है। हानि क्या है, स्थानीय समुदायों का विस्थापन और निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन स्थितियों में खर्चीली। अब देखिए ये क्या है, स्थानीय समुदायों का विस्थापन, क्योंकि जहाँ पे भी हम बांध बना के चीज़ बनाएंगे तो वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य के लिए कहीं अगर बांध टूटा तो पूरा गांव डूब जाएगा, ठीक है। निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन, जहाँ अगर आसपास के जो क्षेत्र रहते हैं या तो वहाँ पे पानी का सूखा पड़ जाता है या फिर पानी वहाँ पे बांध से साइड में होके वहाँ के क्षेत्र या बारिश होने पर वो क्षेत्र डूब जाता है, तो दो कारण होते हैं, ठीक है। स्थापित करने के लिए खर्चीला है, तो ये बहुत ज़्यादा खर्च वाला है, ठीक है। तो इतनी आसानी से लग भी नहीं सकता, ठीक है। पौधे और जानवर, अब देखते हैं आगे। पौधे और जानवरों के अवशेषों को जल लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहने से ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों का में परिवर्तन हो गए, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन की इससे अच्छी परिभाषा तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्रकृति और गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं और विश्व की बढ़ती जनसंख्या के जिस दर से इनका उपयोग किया जा रहा है वह इनके निर्माण दर से कहीं अधिक है। तो मतलब जितनी जल्दी ये बन रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम इसका उपयोग कर ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। तो अब कोयला देखते हैं। कोयला क्या है, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला
जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहे और इस्पात वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो कोयले से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसमें हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलहन के पृथ्वी की परतों में दबने की वजह से बना है। ठीक है। कोयला इसका अंत पूर्व धूप के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कोयला इसलिए अंतहित अंतहित रूप से जाना जाता है। देखते हैं आगे इसके बारे में क्या है। विश्व में अग्रणी उत्पादन देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कोयला उत्पादित होता है। ठीक है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में रानीगंज, पश्चिम बंगाल तथा झरिया, धनबाद का नाम तो सभी जान गए होंगे। ठीक है। धनबाद और बोकारो झारखंड में स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे है? पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है। ठीक है। हाँ, कार चलती है। और तेलों को जो आप साइकिल को चलाने के लिए करते हैं उसमें भी जो साइकिल के छर्रों में नहीं डालते हम तेल, वो भी होता है। ठीक है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ठीक है। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय अपतटीय तटीय और क्षेत्रों से स्थित है। ठीक है। क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसमें परिष्करणशाला और भेजा जाता है। मतलब इसको पहले निकाला जाता है, उसके बाद परिष्करणशाला में भेजा जाता है इसे शुद्ध करने के लिए, जहाँ परिष्कर और पेट्रोलियम को प्रक्रम रूप से विभिन्न। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। कहाँ गया? हाँ, पेट्रोलियम। इसके प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेह तैयार किया जाता है। तो इससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। जैसे मोम, प्लास्टिक, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, और इससे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्रीम भी बनाई जाती है जो हम चेहरों पर लगाते हैं। ठीक है। उसमें भी पेट्रोलियम का कुछ मात्रा होता है। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पाद काला सोना कहा जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही अधिक मूल्यवान और पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादन देश में ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। ठीक है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। तो अभी करंट में बता दूं कि रूस से जितने भी पेट्रोल अमेरिका में जाते थे, अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया है। ठीक है। ये करंट का है। भारत में मुख्य उत्पादकों क्षेत्र में असम में दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पे है। तो भारत में कहाँ कहाँ मुख्य उत्पादन है इसका? असम के दिग्बोई और मुंबई के बॉम्बे हाई और कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के डेल्टा पे मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रकृति गैस। प्रकृति गैस क्या होती है? प्रकृति गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिकृत तेल के धरातल पर पाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस और नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्रकृति गैसों के मुक्त प्रयुक्त उत्पादक हैं। ठीक है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों में पास प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। अपने भंडार बहुत कम देशों में। ठीक है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से उन्हें समाप्त कर पहुंचा चुके हैं। ठीक है। इन ईंधनों के जलाने से निकलने वाले विषैले प्रदूषण भी चिंता के विषय हैं। जीवाश्म ईंधन के अनियंत्रित जलन और अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है। मतलब जैसे टोंटी के पानी जो टपक टपक के बेकार होता है, खराब होता है, वैसे ही है। ठीक है। अनियंत्रित है मतलब ये रुका नहीं जा सकता, जो अंततः सूख जाती है। ठीक है। मतलब टोटी का पानी टपक टपक के पूरा अंततः पूरी टंकी सूख जाती है, तो उसी तरह है। जिनसे हमारा ध्यान ऊर्जा और विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया
बढ़ाया है, जो कि जीवाश्म ईंधनों को स्वच्छतर विकल्प है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल को ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। ठीक है, बांधों के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर का विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है पूरी प्रक्रिया। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भंडार हैं, जैसे कि नंगल गांधी सागर और नागार्जुन सागर का दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो हम पढ़ते हैं आगे। ऊर्जा के लिए गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के लिए अब गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या है। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो गया है। ठीक है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर को इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों का भंडार समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा कर रहा है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो अनवीकरणीय मतलब जिनको फिर से बनाया जा सकता है, का उपयोग आवश्यक है। ठीक है, तो पहले देखते हैं सौर ऊर्जा क्या है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव किया जा सकता है। सूर्य के प्रति ऊर्जा और सेलों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापमान का प्रकाश के लिए शक्ति के उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले कटिबंधीय देश क्यों क्यों उष्ण कटिबंधीय देश क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश सूर्य का बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, देशों के लिए सौर ऊर्जा उपयोग की प्रौद्योगिकी द्वारा बहुत लाभदायक है। ठीक है, और सौर ऊर्जा उपयोग कर तापक कुकर सोलर ड्राइवर के साथ साथ समुदाय को रोशनी भी दे सकता है और यातायात संशोधन में भी सहायक। आप इसको थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके लाभ हाँ देख लेते हैं। पर्वतों पे हम क्या लगा सकते हैं, पवन चक्की लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा इसको हम पढ़ देते हैं, हम लोग सुन लीजिएगा। इसका लाभ क्या हानि है। पवन ऊर्जा क्या है, प्रदूषण मुक्त है। ठीक है, एक बार स्थापित हो जाने पे विद्युत उत्पादन की कम लगता है। ठीक है, और सुरक्षित और साफ है। इसमें क्या ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि चलेगा ध्वनि निकलेगी। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है और रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारीकरण संदेशकों में व्याधन है, क्योंकि ये जब चलता है तो इसमें क्या कहते हैं ना, ऊपर जब टरबाइन चलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा और बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, हमारे जो फ़ोन और सेटेलाइट के जो रेडिएशन सिस्टम है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पक्षियों के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये पत्तियाँ बहुत ज़ोर से चलती हैं और इस साइड से अगर कोई पक्षी गई तो कट के मर सकती है। ठीक है, अब सौर ऊर्जा को देख लेते हैं, इसमें लाभ क्या है। असमप्य है मतलब पूरा, और असमप्य मतलब पूरी प्रचुर मात्रा में हमें मिल सकता है, और प्रदूषण मुक्त है। ठीक है, खर्चीला है। स्रोत का जाहिर सी बात है, खर्चीला तो होगा ही। स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बादी। आगे देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, इसका लाभ क्या है हानि क्या है। प्रदूषण मुक्त है, असमप्य है, वन्य जीव और आवास का नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोहन में कठिन है, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम अरे ज्वारीय ऊर्जा को बनाने में बहुत मुश्किल लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है परमाणु ऊर्जा और दूसरा है बायोगैस। ठीक है। इसका लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करेगा। हानि का है रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करेगा। रेडियो की तरंगें और बहुत खर्चीली है। अब बायोगैस का क्या है? कम लागत है, उपयोग में आसामान्य है और जैव व्यर्थ और उपयोगी अजैव बायोगैसों का उत्पादन। हानि इसमें क्या है? सबसे कम हानि इसी में है। ठीक है। हरित गृह प्रभाव का कारण है। ठीक है। हरित गृह प्रभाव क्या है? मतलब पौधों के लिए। ठीक है। कहाँ चला गया कर्सर हमारा? चलिए देखते हैं। अब देखते हैं पवन चक्की के बारे में। ठीक है। पवन ऊर्जा क्या क्या है? पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्की का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए अ, चिराकाल से चला आ रहा है। मतलब बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है और जो विद्युत ऊर्जा करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्की के समूह से युक्त युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों में पर्वतीय घाटियों और जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हों वहाँ स्थापित किया जाता है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस तथा स्पेन में पाए जाते हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ठीक है। आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा के बारे में थोड़ा जानते हैं। पवन ऊर्जा परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा प्रकृति तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रियता पदार्थ जैसे यूरेनियम तथा थोरियम के परमाणुओं के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर से नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। ठीक है। और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त ऊर्जा अमेरिका और यूरोप के भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के निक्षेप हैं। ठीक है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल और मोनोजाइड बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में और कलपक्कम में महाराष्ट्र के तारापुरम में राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर के उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के कैंगा कैंगा में स्थित है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई में बढ़ने के साथ तापमान लगातार वृद्धि होती रहती है। ये सभी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। कभी कभी तापमान ऊर्जा भूताप पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट होता है। ठीक है। यह ताप ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। वर्षा में जल का स्रोत। ये पूरा सिस्टम है इसका। ठीक है। अब देखते हैं। के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है। यूएस विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड और आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में है। ठीक है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश और अ, मणिकर और लद्दाख में भूघाटियों में स्थित है। ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह गर्म पानी ज़मीन के नीचे से निकलता है। ठीक है। ये पूरा सिस्टम है कि कैसे हम बना सकते हैं। अब देख लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा क्या है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ठीक है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विभेदन समुद्र के सकरे मुंह वाले बांधों में निर्मित किया जाता है जहां ज्वार के। इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये क्या है। ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए कोई समुद्र का ऐसे तट है, संकरा है। ठीक है। पतला है। अब समुद्र की लहरें जो हैं इस हिसाब से ऐसे बढ़ती हुई आती हैं। ठीक है। और ये बढ़ती हुई आएंगी और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे दीवार नुमा बना दिया। ठीक है। ऐसे दीवार नुमा पूरा बना दिया है।
ठीक है। और इसमें क्या किया हम लोगों ने, छोटा छोटा ऐसे होल बना दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अभी जब यहाँ से आएगा तो ऐसे दीवारों से टकरा के ये पतला हो जाएगा, पतला होने के बाद इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ये इस पार निकलेगा ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे मोटर लगा देंगे। ठीक है, और ये पानी जब इसमें से एक तो स्पीड से आएगा, ऊपर से फिर ये वाला प्रेशर, जब इतने सारे प्रेशर से इसमें घुसेगा तो ये पंखियाँ से नाचेंगी, और नाचने की वजह से इसमें ये टरबाइन घूमेगी, जिसमें से हमें विद्युत मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। समय ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कुछ कच्ची खाड़ी के ये विशाल ज्वारीय मिला में क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखते हैं बायोगैस। बायोगैस किसे कहते हैं, जो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर मिल जाता है। जैविक अपशिष्ट जैसे अमृत पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोइयों के अवशिष्ट, गैस ईंधन और बदला जा सकता है, इसको ईंधन में बदला जा सकता है, जिसमें बायोगैस, जिसे बायोगैस कहते हैं। ठीक है, जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र का अपघटन होता है, जिसे अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने के लिए विद्युत ऊर्जा का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी हो सकता है, जिससे लाभ ही लाभ है। ठीक है, ऊर्जा सर्वव्यापी, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन, ठीक है, बहुत ही कठिन है, खर्चीला है, क्योंकि इतने ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ मिल नहीं पाएंगे हमें। ठीक है, हम और इतनी जगह इसको चाहिए, जगह भी हमें मिल नहीं पाएगी, तो इसलिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करें, एक विभिन्नता ला सकता है, तो ऊर्जा को बचा के रखना एक विभिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ठीक है, अभी कार्य करें और एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अब धीरे धीरे ये जो चैप्टर्स हैं थोड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लासों में चैप्टर और भी बड़े हो जाएंगे, तो एक वीडियो में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को ब्रेक ब्रेक मतलब वीडियो को ब्रेक करके दो दो पार्ट में हम पढ़ाएंगे। बाकी आगे वाले आने वाले चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही लाभदायक भी होंगे। तो आप लोग बस ऐसे ही बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आप लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। अभी हम पिछली वीडियो में आप लोगों को सौरमंडल ब्रह्मांड पढ़ाए हैं, फिर सौरमंडल पढ़ाए हैं, फिर तारे के बारे में भी जानकारी दी है। उसके बाद हम लोगों ने अपना अपना सौरमंडल भी देखा है। अब हम ग्रह के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग कोई अलग से चीज़ पढ़ना चाहते हैं या मैप की कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। हम उस चीज़ को ज़रूर पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश लगा के पढ़ाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी।